आज के स्क्रिप्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसने दुनिया भर में तारीख के शौकीन लोगों के दिल जीत लिए। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक जज्बाती सफर थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरलिश उस्मान सीरीज की। ये वो सीरीज थी जिसने हमें उस्मान गाजी की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, उनके ख्वाब और एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने की कहानी दिखाई। हर किस्त के साथ नाजरीन का जोश बढ़ता गया। हर जंग, हर साजिश और हर फतह लोगों के दिलों को छूती रही। लेकिन फिर एक वक्त आया जब अचानक ये सवाल हर तरफ गूंजने लगा, क्या कुरलिश उस्मान खत्म हो गया है? और अगर हो गया है तो क्यों? हकीकत यह है कि हर बड़ी कहानी का एक अंजाम होता है। कुरलिश उस्मान भी एक लंबे सफर के बाद उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां कहानी अपने मंतकी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। उस्मान गाजी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा दिखाया जा चुका था। उनकी फुतूहात, दुश्मनों के साथ जंगें, अंदरूनी साजिशें, सब कुछ। प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सीरीज सिर्फ एक शो नहीं बल्कि लोगों के जज्बात का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब कहानी को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना उसकी खूबसूरती को मुतासिर कर सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे एक मजबूत और यादगार अंजाम दिया जाए। दूसरी बड़ी वजह यह भी थी कि सीरीज की प्रोडक्शन बहुत बड़ी और महंगी थी। हर सीन, हर जंग, हर लिबास और हर लोकेशन पर बहुत ज्यादा मेहनत और पैसा लगता था। वक्त के साथ साथ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को जारी रखना मुश्किल होता जाता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या कुरलिश उस्मान का नया सीजन आएगा? इसका जवाब इतना सादा नहीं है। ऑफिशियली अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया कि यह सीरीज इसी नाम से दोबारा शुरू होगी। लेकिन एक बात जरूर है, तारीख की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बहुत ज्यादा इम्कानात ये हैं कि इसी टीम की तरफ से या किसी और प्रोडक्शन की जानिब से उस्मानी सल्तनत के अगले अदवार पर नई सीरीज बनाई जाए। जैसे कि उस्मान गाजी के बाद आने वाले हुक्मरानों की कहानियां, उनकी फुतूहात और सल्तनत का फैलाव। यानी कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक बाब मुकम्मल हुआ है। नाजरीन के दिलों में इस सीरीज की मोहब्बत आज भी जिंदा है। लोग आज भी इसके किरदारों को याद करते हैं, उसके डायलॉग्स दोहराते हैं और उसकी जंगों को दोबारा देखते हैं। और यही किसी भी सीरीज की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वो खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कुरलिश उस्मान खत्म हो गया है, तो याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी का इख्तिताम है, लेकिन एक अजीम तारीख का नहीं। और शायद बहुत जल्द हम इसी तारीख का एक नया बाब देखने वाले हों। तब तक के लिए इस कहानी को याद रखें, इसके सबक को समझें और इसके जज्बे को जिंदा रखें। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक अजीम दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो उसके बाद कई सवालात जन्म लेते हैं। और यही सवालात आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा है। कुरलिश उस्मान के आखिरी लम्हात में हमने देखा कि उस्मान गाजी अपनी जद्दोजहद के उस मकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनका ख्वाब हकीकत बन चुका था। एक ऐसी रियासत जिसकी बुनियाद उन्होंने खून, कुर्बानी और ईमान से रखी। लेकिन क्या ये वाकई इख्तिताम था, या फिर ये एक नई शुरुआत थी? यही वो सवाल है जो हर देखने वाले के जहन में बार बार आता है। हकीकत यह है कि उस्मान गाजी की जिंदगी का असल तारीखी हिस्सा एक खास मकाम के बाद कम तफसील के साथ मिलता है। यानी ड्रामा बनाने वालों के पास कहानी को आगे बढ़ाने के लिए महदूद मुस्तनद मवाद रह जाता है। यही वजह है कि कई बार प्रोड्यूसर्स को फैसला करना, खामोशी छा जाती है, हवा आहिस्ता आहिस्ता चलती है, दूर कहीं घोड़ों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जमीन जैसे किसी बड़ी कहानी की गवाही दे रही हो। और उसी खामोशी में एक नाम उभरता है, उस्मान। वही उस्मान जिसने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसी रियासत का ख्वाब जो इंसाफ पर खड़ी हो, जो ईमान से मजबूत हो और जो वक्त के साथ एक सल्तनत बन जाए। लेकिन हर कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है। न तलवारों की झनकार सुनाई देती है, न जंग के नारे, सिर्फ खामोशी। और यही खामोशी सवाल करती है, क्या वाकई सब खत्म हो गया, या ये सिर्फ एक वक्फा है, एक सांस, एक लम्हा, जिसके बाद कहानी फिर से आगे बढ़ेगी। क्योंकि तारीख कभी रुकती नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती है। एक किरदार खत्म होता है तो दूसरा सामने आता है, एक बाब बंद होता है तो नया बाब खुलता है। और उस्मान की कहानी भी ऐसी ही है। वो खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने रास्ता दिखाया अपने बाद आने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो उस ख्वाब को आगे लेकर चलेंगे। शायद इसीलिए आज भी जब हवा चलती है
तो ऐसा लगता है जैसे वही पुराना जमाना लूट आया हो। घोड़ों की चाप, तलवारों की चमक और एक आवाज जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ रुक कर हमें कुछ सोचने का वक्त दे रही है। और शायद बहुत जल्द ये खामोशी दोबारा एक शोर में बदल जाए, एक नई कहानी के साथ, एक नए आगाज के साथ। रात गहरी हो जाती है, आसमान पर सितारे खामोशी से चमक रहे होते हैं। हवा में एक अजीब सा सुकून होता है, लेकिन इस सुकून के अंदर एक बेचैनी छुपी होती है, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कहानी अभी बाकी हो। और इसी लम्हे ख्याल फिर वहीं लूटता है। उस्मान, उसका ख्वाब, उसकी जद्दोजहद, उसकी वो नज़र जो सिर्फ आज को नहीं बल्कि आने वाले कल को देख रही थी। वक्त गुजर चुका है, मंजर बदल चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। वो जज्बा, वो यकीन, वो अज़्म जो एक आम इंसान को तारीख बना देता है। और शायद यही वजह है कि कहानी ख़त्म होने के बाद भी उसकी गूंज बाकी रहती है, हर दिल में, हर सोच में, हर उस शख्स में जो कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता है। ये खामोशी दरअसल इख्तिताम नहीं, ये एक इशारा है एक नए सफ़र का। क्योंकि जब पुरानी रोशनी मद्धम पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक नई रोशनी जन्म ले रही होती है, एक नई आवाज़, एक नया किरदार जो उस कहानी को आगे बढ़ाएगा। और हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, हम उस कहानी का हिस्सा हैं, हम उस जज्बे के गवाह हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इंतज़ार कीजिए इस लम्हे का, जब ये खामोशी टूटेगी और एक नई दास्तान फिर से शुरू होगी। सुबह का पहला उजाला फैलता है, हवा में हल्की सी ठंडक बाकी होती है, ज़मीन जैसे एक नई कहानी के लिए तैयार खड़ी हो। और वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है। कल की गूंज अब भी बाकी है, वही नाम, वही दास्तान, वही एहसास, उस्मान। लेकिन अब सवाल बदल चुका है। अब ये नहीं कि वो कहां तक पहुंचा, बल्कि ये है कि उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि हर अजीम इंसान के बाद एक रास्ता छोड़ जाता है, और उस रास्ते पर चलने वाले कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वक्त के साथ चेहरे बदल जाते हैं, आवाजें बदल जाती हैं, लेकिन ख्वाब नहीं बदलते। वही ख्वाब जो एक वक्त में सिर्फ एक सोच था, आज एक हकीकत बन चुका है। और यही हकीकत अब अगले मरहले की तरफ बढ़ रही है। दूर कहीं नई क़यादत उभर रही है, नए फैसले हो। रात के आखिरी पहर की खामोशी थी, हवा में एक अजीब सी संजीदगी घुली हुई थी, जैसे वक्त खुद रुककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। जमीन पर पड़ते कदमों की आहट अब कम हो चुकी थी, मगर तारीख की गूंज अब भी बाकी थी। और इसी गूंज में एक नाम बार बार उभरता था, उस्मान। वो नाम जो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक नजरिया बन चुका था। एक ऐसा नजरिया जो तलवार से नहीं, यकीन से जिंदा रहता है। लेकिन हर नजरिया, हर ख्वाब एक वक्त के बाद आजमाइश से गुजरता, और अब वही वक्त आ चुका था, उस्मान के बाद का वक्त। वो वक्त जब बुनियाद तो मजबूत थी, मगर इमारत को संभालने वाले नए हाथ थे, नई सोचें थीं, नए फैसले थे, और सबसे बढ़कर नए खतरात थे। दुश्मन अब पहले से ज्यादा चालाक थे। वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं आते थे, बल्कि दिलों में शक पैदा करते थे। वो तलवार से कम और साजिशों से ज्यादा वार करते थे। और यही वो जंग थी जो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें दुश्मन सामने नहीं होता, वो छुपा होता है, करीब होता है, और कभी कभी अपना ही लगता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां क़यादत की असल पहचान सामने आती है, जहां ये तय होता है कि क्या ये सफ़र इसी ताकत से जारी रहेगा या कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसी दौरान नए चेहरे उभरने लगते हैं, कुछ वफादार, कुछ लालची, कुछ वो जो सिर्फ ताकत चाहते हैं, और कुछ वो जो उस ख्वाब को हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं। हर किरदार अपनी जगह अहम है, क्योंकि तारीख सिर्फ एक इंसान से नहीं बनती, ये एक मुकम्मल दास्तान होती है जिसमें हर शख्स का किरदार होता है, और यही उस कहानी को खास बनाता है। वक्त गुजरता है, फैसले होते हैं, कुछ दुरुस्त, कुछ गलत, लेकिन हर फैसला एक नई राह खोलता है, और हर राह
ایک نئی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، لیکن سفر کبھی نہیں رکتا۔ اور یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے کہ جو رک گیا وہ ختم ہو گیا، اور جو چلتا رہا وہی تاریخ بن گیا۔ آج بھی اگر ہم آنکھیں بند کریں تو ہمیں وہی منظر نظر آتے ہیں، گھوڑوں کی تیز دوڑ، تلواروں کی چمک، نعرہ تکبیر کی گونج، اور ایک ایسا جذبہ جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا، ایک سبق تھا، ایک پیغام تھا کہ اگر نیت صاف ہو، ارادہ مضبوط ہو اور ایمان سچا ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہوتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی ختم ہونے کے بعد بھی دلوں میں زندہ ہے۔ لوگ آج بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے کرداروں کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ہر لمحے کو دوبارہ جینا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خوبصورت کہانی کا ایک اختتام ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ یادگار رہے، اور کورلش عثمان بھی اسی لیے ختم ہوا تاکہ وہ ایک مکمل داستان بن سکے، ایک ایسی داستان جسے آنے والی نسلیں یاد رکھیں، جس سے وہ سیکھیں اور جس سے وہ حوصلہ لیں۔ لیکن یہ اختتام بھی ایک آغاز ہے، کیونکہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف آگے بڑھتی ہے، نئے کرداروں کے ساتھ، نئی کہانیوں کے ساتھ، اور نئے خوابوں کے ساتھ۔ اور شاید بہت جلد ہم اسی تاریخ کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے، ایک نئی سیریز کے ساتھ، ایک نئے سفر کے ساتھ۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کہانیاں ختم نہیں ہوتیں، وہ صرف دلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور جب تک دل دھڑکتے رہیں گے یہ کہانی بھی زندہ رہے گی۔ کہانی وہیں سے آگے بڑھتی ہے جہاں خاموشی سب سے زیادہ گہری ہو۔ رات کا اندھیرا اب بھی زمین پر چھایا ہوا ہے۔ سمجھیے، آپ کو ایسا سکرپٹ چاہیے جو آرام سے، نرمی سے، وقفوں کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ 12 سے 13 منٹ کی وائس بن سکے۔ میں آپ کے لیے پارٹ 3 اسی انداز میں لکھ رہا ہوں، لمبا، سلو، کہانی جیسا، وائس اوور سٹائل میں۔ وقت گزر رہا تھا اور کہانی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس بار منظر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جو کبھی ایک مضبوط نظام تھا، اب اس کے اندر ہلکی ہلکی دراڑیں محسوس ہونے لگی تھیں، لیکن باہر سے سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا، خاموش، پرسکون اور منظم۔ مگر تاریخ ہمیشہ باہر سے نہیں دیکھی جاتی، وہ اندر سے ٹوٹتی یا بنتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ عثمان کے بعد اب ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر تھی، اور یہ ذمہ داری صرف نام کی نہیں تھی، یہ ایک پورے خواب کی حفاظت تھی۔ وہ خواب جس کے لیے خون دیا گیا تھا، وقت دیا گیا تھا، اور زندگیاں قربان کی گئی تھیں۔ اب سوال یہ تھا، کیا یہ خواب ویسے ہی زندہ رہے گا یا آہستہ آہستہ اپنی اصل روح کھو دے گا؟ دن گزرتے گئے اور حالات بدلنے لگے۔ کبھی دربار میں خاموشی بڑھ جاتی، کبھی مشوروں میں اختلاف آنے لگتا، اور کبھی فیصلے اتنے بھاری ہو جاتے کہ ان کا اثر دور تک محسوس ہوتا۔ ہر طرف ایک غیر یقینی کیفیت تھی، لیکن پھر بھی نظام چل رہا تھا، کیونکہ بنیاد ابھی مکمل طور پر کمزور نہیں ہوئی تھی، لیکن کمزوری کے آثار ضرور تھے۔ دشمن باہر بھی تھے، اور اب کچھ سائے اندر بھی آ چکے تھے۔ وہ لوگ جو ہر وقت قریب رہتے ہیں مگر دل سے وفادار نہیں ہوتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اصل قیادت کی پہچان ہوتی ہے، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون صرف بات کرتا ہے اور کون واقعی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ سرحدوں پر کشیدگی بڑھنے لگی تھی، کبھی چھوٹے چھوٹے حملے، کبھی خاموش دھمکیاں، اور کبھی اچانک بدلتے ہوئے حالات۔ سپاہی تھکنے لگے تھے، مگر ان کے حوصلے ابھی بھی قائم تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ صرف ایک سلطنت نہیں، یہ ایک مقصد ہے، اور مقصد کے لیے لڑا جاتا ہے۔ کہانی کے اس حصے میں سب سے اہم چیز طاقت نہیں رہی تھی، بلکہ صبر بن چکا تھا، اور صبر سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی محل کے اندر بھی تناؤ بڑھ جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے تھے، الفاظ کم اور خاموشیاں زیادہ ہو جاتی تھیں، اور یہی خاموشیاں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اعتماد کو کھا جاتی ہیں۔ لیکن اسی اندھیرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چراغ جلائے رکھے ہوئے تھے، جو ہر حال میں نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نظام ٹوٹ گیا تو صرف ایک سلطنت نہیں ٹوٹے گی، بلکہ ایک خواب ٹوٹ جائے گا۔ وقت کے ساتھ کچھ فیصلے سخت بھی لینے پڑے،
कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ी और कुछ रिश्ते भी आजमाइश में आए। लेकिन तारीख हमेशा उन फैसलों को याद रखती है जो मुश्किल वक्त में लिए जाते हैं, आसान वक्त में नहीं। अब हालात एक नए मोड़ पर थे, जहां हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी थी और अपने दिल से सवाल करना था कि वो किस तरफ खड़ा है, सिर्फ ताकत के साथ या हकीकत के साथ। ये वो लम्हा था जहां कहानी रुकती नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार बदलती है। अब सफर आसान नहीं रहा था, लेकिन सफर खत्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी फैसले आने थे, अभी जंगें बाकी थीं, और अभी वो वक्त आना था जो सब कुछ बदल कर रखते। और इसी इंतजार में कहानी आगे बढ़ रही थी, आहिस्ता, खामोश और गहराई के साथ। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां खामोशी ज्यादा गहरी हो जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो पाकिस्तान में हर तुर्क सीरीज के शौकीन शख्स के जहन में बार बार आता है। और वो ये है कि कॉर्लिश और खां सीरीज आखिर पाकिस्तान में उर्दू डबंग के साथ किस चैनल पर आएगी और कब आएगी। हर कोई इंतजार कर रहा है कि ये नई सीरीज, जिसका नाम सुनकर ही एक अलग किस्म की हाइप बनती है, पाकिस्तानी नाजरीन के सामने कब पेश होगी। तो सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान में तर्क ड्रामों की उर्दू डबंग हमेशा वही चैनल लाता है जो पहले भी बड़े प्रोजेक्ट्स लाता रहा है, खास तौर पर पीटीवी, हम टीवी या फिर नया विजन मीडिया। इसीलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि कोरलिश और खां भी इन्हीं बड़े प्लेटफार्मर्स में से किसी एक पर आएगी, खास तौर पर क्योंकि इस सीरीज में बड़े बजट, बड़े अदाकार और एक वसीया तारीखी पस मंजर शामिल है। इस कस्म के प्रोजेक्ट हमेशा मेन स्ट्रीम चैनल्स ही डिप करके पेश करते हैं। अभी तक चैनल की तरफ से ऑफिशियल ऐलान नहीं आया, लेकिन अंदर की खबरें यही बताती हैं कि उर्दू डबिंग 2026 के शुरू में मुकम्मल हो जाएगी और साल के पहले 6 महीनों में इसका पहला एपिसोड पाकिस्तान में टीवी या यूट्यूब पर जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं रेटिंग की, क्योंकि दोस्तों, किसी भी सीरीज की ताकत सिर्फ उसकी कहानी में नहीं होती, बल्कि उसकी रेटिंग में भी होती है। और ये हकीकत है कि अगर कोई सीरीज पहले ही टॉप 10 तर्क ड्रामों में जगह बना चुकी हो, तो फिर उसकी कामयाबी का रास्ता साफ हो जाता है। कॉर्लिश और खां की टीम का दावी है कि उनकी सीरीज तरक्की के टॉप 10 में आने की पूरी सलाहियत रखती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? तो बात सीधी सी है। अगर सीरीज की कहानी मजबूत हो, किरदारों की फेलिंग सच्ची हो, तस्वीरी अंदाज शानदार हो और जज्बाती सतह पर सीरीज दिल को छू ले, तभी रेटिंग ऊपर जाती है। अभी तक जितनी मालूमात सामने आई हैं, इससे अंदाजा होता है कि ये सीरीज तारीखी भी होगी, जंगी भी, ड्रामाई भी और जज्बात से भरी हुई भी। और यही वो चीज़ें हैं जो उसे टॉप 10 में ले जा सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त तक मुमकिन नहीं, जब तक डायरेक्टर अपना पूरा जोर न लगाए। अब डायरेक्टर की बात करें तो दोस्तों, इस सीरीज को आगे ले जाने के लिए डायरेक्टर को 3 बड़े काम लाजमी करने होंगे। पहला ये कि उसे सीरीज की रफ्तार यानी पेस को मजबूत रखना होगा। कुछ तर्क ड्रामे बहुत सस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाजरीन बोरियत महसूस करते हैं, सो यहाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम है किरदारों की गहराई, यानी किरदार बार बार अपनी बात दोहराने के बजाय इन्हें ताकतवर जज्बाती सीन मिलें, मजबूत डायलॉग मिलें और सबसे बढ़कर उनकी कहानी हकीकत से जड़ी हुई हो। तीसरी चीज़ है बजट का बेहतरीन इस्तेमाल, यानी सीजीआई, जंगी मनाजर, लिबास, हथियार और लोकेशंस ऐसी हों कि नाजरीन को यकीन आए कि वो वाकई उस जमाने में पहुंच गए हैं। अगर डायरेक्टर ये 3 चीज़ें सही करते हैं, तो फिर ये सीरीज नई तारीख लिख सकती है। और अब आते हैं वो बड़ी बात पर जिसका सबको इंतजार है, और वो ये कि क्या कोरलश और खां सीरीज मौजूदा तर्क सपर हट्स का मुकाबला कर सकेगी। खास तौर पर कोरलिश उस्मान और खान जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से आगे जा सकती है या नहीं। दोस्तों, हकीकत ये है कि कोरलिश उस्मान ने तुर्क तारीख में एक नई लहर पैदा की। इस सीरीज ने न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया में शायकीन की तादाद बढ़ा दी। उस्मान गाजी का किरदार, अर्तगरल की विरासत और काई कबीले की जदोजहद, ये सब मिलकर उसे नाकाबिल शिकस्त बना देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कॉर्लिश और खां इस मेयार तक पहुंच सकती है। जवाब ये है कि पहुंच सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो तारीख को महफूज रखते हुए उसे जज्बात और हकीकत के साथ पेश करे।
हाँ, हीरो की बहादुरी दिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ तलवारें चलाना काफ़ी नहीं। नाजरीन आजकल जज्बात, जिहांत, पॉलिसी, अंदरूनी सियासत, दुश्मन के खेल और हीरोज़ की कमज़ोरियां भी देखना चाहते हैं। अगर कॉर्लिश और खां इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखती है, तो फिर यकीनन ये सीरीज़ कॉर्लिश उस्मान के बराबर खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये गलती से ज़्यादा फैंटेसी में चली गई, अगर किरदार गहराई खो बैठे, अगर कहानी खींची हुई लगने लगी, तो फिर उसका मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक देरलश अर्तगरल का ताल्लुक है, वो एक लेजेंड है। उसका मुकाबला कोई आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छी खबरें ये है कि तुर्क इंडस्ट्री मुसलसल बेहतर हो रही है और अब नई सीरीज में टेक्नोलॉजी भी बेहतर है, अदाकारी भी बेहतर और बजट भी ज़्यादा। इसलिए कोरलिश और खां के पास मौका है। लेकिन शर्त यही है कि डायरेक्टर उसे दिल से बनाए, जल्दबाजी न करे और हर किरदार को एक मजबूत कहानी दे। आखिर में दोस्तों, पाकिस्तानी नाजरीन हमेशा तुर्क तारीख से मोहब्बत करते आए हैं। हमने अर्तगरल देखा, उस्मान देखा, सल्जूक देखा और अब हम एक नई तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। कोरलिश और खां अगर सही तरीके से पेश की गई तो ये पाकिस्तान में लाजमी हट होगी। उर्दू डबंग उसकी रसाई दोगुनी कर देगी और उसका फैन बेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बस अब इंतज़ार है इस लम्हे का जब ऑफिशियल ऐलान हो जाए और हम उसका पहला एपिसोड देख सकें। नाजरीन, अब जरा एक लम्हा अपने जहन में लाएं। तसव्वुर करें, आप आराम से बैठे हैं, चाय का कप हाथ में, मोबाइल के सामने खड़ा है और दिल में एक ही सोच, आज शायद उर्दू डबिंग आ गई हो। आप यूट्यूब खोलते हैं, सर्च बार में लिखते हैं कुर्लुस ओरहान उर्दू डबिंग एपिसोड 1 और सामने आता है वो वीडियो। दिल खुश हो जाता है, जैसे ईद की पहली खुशबू महसूस हो रही हो। लेकिन फिर आप समझते हैं कि अभी असल मजा शुरू होने वाला है। वीडियो चलती है, आवाज आती है और लगता है ये आवाज वो है जो हमें इंतजार करवा रही थी। लेकिन हकीकत में कुछ तो ऐसा होता है, जैसे कोई दोस्त चिपके से आपके मोबाइल पर बैठा हो और बोल रहा हो, यार मजा आ रहा है ना? और आप हंस पड़ते हैं, क्योंकि मिजाह भी जिंदगी का हिस्सा है और यही मिजाह हमें इंतजार के दौरान खुश रखता है। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई हम तो सब्र कर चुके हैं, अब तो बस आ जाए। लेकिन सब्र भी एक दिलचस्प कहानी है। कभी कभी ये सब्र हमें उरहान की बहादुरी और हिकमत की याद दिलाता है और कभी ये हमें हंसाकर दिमाग खराब कर देता है। अब जरा गौर करें, जब उर्दू डबिंग आएगी तो हर एपिसोड में हमें वो जज्बात सुनाई देंगे, वो गुस्सा, वो मोहब्बत, वो रंज, और हमें महसूस होगा जैसे हम भी कबीले के साथ हैं। हर जंग, हर मंसूबा, हर राज। लेकिन तब तक हम सबको ये इंतजार करना पड़ रहा है और यही इंतजार इसे मजीद दिलचस्प बनाता है। नाजरीन, अब एक दिलचस्प मंजर सोचें। फर्ज करें आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, सबको खबर है उर्दू डबिंग आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। हर बंदा अपने अंदाज में कहता है, यार शायद आज आ जाए, नहीं अगले हफ्ते आएगी, कल तो पक्का आ रही है। और आप हंसते हैं, क्योंकि ये सब एक ही मसले के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि यही चीजें हमें एक दूसरे के करीब ले आती हैं। अब जरा सोचें, जब उर्दू डबिंग आएगी तो क्या होगा? हर कोई मोबाइल पर झूमेगा, दोस्तों को मैसेज करेगा, चाय के कप के साथ बैठकर हर डायलॉग सुनेगा। और हुआ में खामोशी थी, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की थी। उज़नक की फसीलों पर परचम लहरा रहे थे और सल्तनत के साए लंबे होते जा रहे थे। शाहीन शाह का दरबार इस वक्त तारीख के सबसे बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा था। शाहीन शाह, जो बरसों से जंग और सियासत के मैदान में खड़ा था, अब तलवार से ज्यादा अक्ल पर यकीन करने लगा था। इसके सामने उस्मानी ताकत बढ़ती जा रही थी और वो जानता था कि अगर उसने मजीद खून बहाया तो इज़्ज़त खंडर बन जाएगा। दरबार में इस्पूर शाह खातून बैठी थी, जो न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि जहानत और वक़ार में भी किसी से कम न थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो आने वाले वाकयात को पहले ही देख रही हो। शाहीन शाह ने खामोशी तोड़ी और कहा, मैंने बहुत खून देखा है, बहुत शहर जलते देखे हैं। अब वक्त आ गया है कि तलवार के बजाय हिकमत से फैसला किया जाए। इसके मुशीर चौंक गए। एक जर्नील ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, उस्मानी कमजोर नहीं हुए, बल्कि मजीद मजबूत हो चुके हैं। शाहीन शाह ने गहरी सांस ली और ऐलान किया, मैं ओरहान गाजी को एक पेशकश भेजूंगा।
अगर वो मेरी बेटी अस्पूर शाह खातून से निकाह करे तो मैं उज़नक और अज़मत दोनों इलाके बगैर जंग के उस्मानियों के हवाले कर दूंगा। ये अल्फाज दरबार में बजली बनकर गिरे। कुछ अमरा गुस्से में थे, कुछ हैरान और कुछ खामोशी से सिर झुकाकर सोच में पड़ गए। इसी वक्त महल के अंदर इस्पूर शाह खातून अपनी कमरे की खिड़की से दूर उफ़ुक़ को देख रही थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसके वालिद ने यह पेशकश करने का फैसला किया है। उसके दिल में हलचल मच गई। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो सल्तनतों की तकदीर बदलने वाला फैसला है। दूसरी तरफ सोगवत में औरहान गाजी अपने कमांडरों के साथ बैठा था। नक्शे फैले हुए थे, कुल्लाओं की निशानदही हो रही थी और इज़नक की फसीलें हर नक्शे में सरख निशान की तरह चमक रही थी। जासूस ने दरबार में दाखिल होकर खबर दी, सुल्तान शाहीन शाह ने आपको पैगाम भेजा है। ओरहान ने सुकून से पूछा, क्या पैगाम है? जासूस ने सर झुकाकर कहा, वो अपनी बेटी अस्पूर शाह खातून के साथ आपका निकाह चाहता है और उसके बदले अजानक और अजमत दोनों इलाके आपके हवाले करने को तैयार है, बगैर जंग के, बगैर खून बहाए। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ कमांडरों ने उसे मौका समझा, कुछ ने उसे जाल। ओरहान गाजी ने नक्शे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और बोला, अगर ये पेशकश सच है तो ये जंग के खात्मे की कंजी भी हो सकती है, मगर हमें एहतियात करनी होगी। इसी दौरान किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। उस्पूर शाह खातून और ओरहान गाजी के दरमियान खफिया मुलाकातों, सफारती पैगामात और इंसानी जज्बात की कहानी शुरू हो चुकी थी। वो महज सियासी मेहरा नहीं थी, बल्कि एक मजबूत, बावकार और दौरंदेश खातून थी। वक्त गुजरता गया और हालात ऐसे मोड़ पर आ गए जहां इस्पूर शाह खातून का दिल ओरहान गाजी की तरफ माइल होने लगा। ये मोहब्बत महज रिश्ते की बुनियाद नहीं बनी, बल्कि एक नई तारीख की बुनियाद रख दी। और फिर वो लम्हा आया जब तकदीर ने पलटा खाया। इस्पूर शाह खातून ओरहान गाजी से हमला हो गई। ये खबर जब महल तक पहुंची तो दरबार में खलबली मच गई। कुछ ने उसे बरकत कहा, कुछ ने उसे साजिश। शाहीन शाह के चेहरे पर पहली बार नरम मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी बेटी का बच्चा उस्मानी खून में, ये इत्तेहाद अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि नसब में भी जड़ पकड़ चुका है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। बाज़ंतीनी जर्नेल, बागी सरदार और पोशीदा दुश्मन उस इत्तेहाद को तबाह करना चाहते थे। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दें कि ये हमला दरअसल साजिश है, कि इस्पूर शाह खातून को मजबूर किया गया है। इसी दौरान ओरहान गाजी ने अपने मुशीरों को जमा किया और तारीखी अल्फाज कहे, अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो ये सिर्फ मेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि दो सल्तनतों के दरमियान अमन की अलामत होगा। इज़नक की फसीलों पर उस्मानी परचम लहराने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अजमत के दरवाजे बगैर जंग के खुलने वाले थे, मगर रात के अंधेरे में दुश्मन भी जाग रहे थे। एक खफिया साजिश तैयार हो रही थी। खांसी के वफादारों ने यह मंसूबा बनाया कि इस्पूर शाह खातून को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि इत्तेहाद टूट जाए। एक रात जब इस्पूर शाह खातून महल में आराम कर रही थी, हमला आवर साए की तरह दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए। लेकिन उस्मानी मुहाफिज पहले ही चौकस थे। तलवारों की झंकार हुई और साजिश नाकाम हो गई। ओरहान गाजी खुद महल में पहुंचा और अपनी आने वाली जोजा के सामने खड़ा हो गया। उसने नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम और हमारा बच्चा महफूज रहोगे। अगली सुबह इज़नक के दरवाजे बगैर खून बहाए खुल गए। उज़मत के इलाके भी अमन के साथ उस्मानियों के हवाले कर दिए गए। लोगों ने पहली बार देखा कि ताकत सिर्फ जंग से नहीं, बल्कि हिकमत, इत्तेहाद और नसब से भी कायम होती है। तारीख ने इस लम्हे को यूं महफूज किया, वो दिन जब तलवार खामोश हुई और एक नई सल्तनत ने बगैर जंग के जन्म लिया। और जब सूरज गुरूब हुआ, उस्पूर शाह खातून ने अपने पेट पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि एक नेदूर की निशानी होगा। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और सल्तनत उस्मानिया की तकदीर पहले से भी ज्यादा रोशन हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। उजानक के दरवाजे तो खुल चुके थे, मगर साजिशों के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए थे। शहर के अंदर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के नीचे खौफ, उम्मीद और सियासत एक साथ सांस ले रहे थे। उस्मानी परचम इजानक की बुलंद फसीलों पर लहरा रहा था। गलियों में लोग सरगोशियां कर रहे थे। कुछ खुश थे कि जंग खत्म हो गई, कुछ डरे हुए थे कि नया हुक्मरान कैसा होगा। ओरहान
गाजी शहर के मरकजी किले में दाखिल हुआ। उसके साथ उसके करीबी कमांडर थे, आकचा कोजा, गोंदाज अल्प और दीगर बहादुर सरदार। उनके कदम मजबूत थे मगर निगाहें चौकस। ओरहान ने किले के अंदरूनी सहन में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, आज तुम्हारे शहर ने शिकस्त नहीं देखी बल्कि अमन देखा है। तुम्हारी जान, माल और इज्जत हमारी ईमान में है। लोगों के चेहरों पर हैरत फैल गई। उन्होंने तवक्का की थी कि उस्मानी फातिह आकर सख्ती करेंगे, मगर यहाँ कुछ और ही हो रहा था। इसी वक्त महल के अंदर इस्पूर शाह खातून आराम कर रही थी। उसके साथ उसकी करीबी खादमा मौजूद थी। उसके चेहरे पर सुकून था मगर दिल में बहुत से सवालात थे। वो अपने पेट पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोली, क्या ये बच्चा जंगों में पैदा होगा या अमन में? खादमा ने नरमी से कहा, खातून, आपका बच्चा एक नई तारीख लिखेगा। दूसरी तरफ बाजंतीनी बागी सरदार खफिया तौर पर मिल रहे थे। वो इस इत्तेहाद से खुश नहीं थे। उनके नजदीक ये कमजोरी थी, समझौता नहीं। एक सरदार ने गुस्से में कहा, शाहीन शाह ने आजनक और अजमत यूं ही दे दिए, ये गुदारी है। दूसरे ने जवाब दिया, अगर हमने कुछ ना किया तो कल पूरा अनातोलिया उस्मानियों के हाथ में होगा। उन्होंने फैसला किया कि इस्पूर शाह खातून के हमल को बदनाम किया जाए। अफवाह फैलाई गई कि यह बच्चा उस्मानी नहीं बल्कि कोई और है। मकसद सिर्फ एक था, इत्तेहाद को तोड़ना। ये खबर जब सोगोत पहुंची तो उस्मानी सरदारों में बेचैनी फैल गई। कुछ ने कहा, सुल्तान, ये रिश्ता खतरनाक है, दुश्मन उसे हथियार बना रहा है। ओरहान गाजी खामोश रहा। उसने लंबी सांस ली और कहा, जो सच है वो वक्त खुद जाहिर करेगा। हम अफवाहों से नहीं, हक से फैसले करेंगे। इसी दौरान शाहीन शाह ने एक और तारीखी कदम उठाया। उसने उज़नक और उज़मत के नुमाइंदों को बुलाकर बाज़ाब्ता ऐलान किया कि ये इलाके प्रामन तौर पर उस्मानियों के हवाले किए जा रहे हैं। दरबार में उसने कहा, मैंने तलवार से कम और अक्ल से ज्यादा जीता है और आज मेरा फैसला दोनों सल्तनतों को बचाएगा।